हेलो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मैं स्पेशली जो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग वाला वो चल रहा था ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एज ग्रुप, हर एज ग्रुप और हर इनकम ग्रुप के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग तरह की हो जाती है। अगर आपकी एज 20 साल की है, 30 साल की है, 40 साल की है, आपका इनकम 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, उस अकॉर्डिंग वेरी करेगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब कि हर पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करेगी। कोई भी एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सकती जो कि थ्रू आउट सारे एज ग्रुप और थ्रू आउट सारे इनकम स्लैब्स पे काम करे, है ना। तो आज जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं और नाम है इनका विवेक शर्मा। और आज मैं इनकी बात करूंगी। इनकी एज है 28 इयर्स, अनमैरिड, इनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है अभी ये। फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अच्छा है। इनके पापा का एक छोटा सा बिजनेस है जो एक हैंडसम इनकम जनरेट कर लेता है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, एक एवरेज सा बिजनेस है। तो बहुत साउंड फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं है। और ये जो खुद भी जॉब करते हैं, उस जॉब में भी इनकी रेगुलर इनकम नहीं है, मतलब वर्क करते हैं उसमें इनको मंथली पेमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का रूप क्या हो, या आप भी ऑलमोस्ट इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का रूप किस तरह का हो, तो वो मैं आज बताने जा रही हूँ। तो एक एक चीज पे अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगी मैं आपके साथ। 28 इयर्स मतलब कि ऑलमोस्ट आप उस एज में हैं जब आपकी शादी होने वाली है। तो आपके लिए जो बेस्ट पूरी जिंदगी भर की अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर दूं ना, तो वो ये कि सबसे पहली बात, जिस भी लड़की से आप शादी करो, आप चाहे आपको जितना जोर लगाना पड़े, आप कोशिश करो कि आप शादी ऐसी लड़की से करो जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू हो। अगर आज की डेट में 2022-23 में बैठ के आप किसी बीए और बीकॉम पास लड़की से शादी करेंगे, तो वो आप पे हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगी। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप ऐसी लड़की लेके आओ जो कि बिल्कुल होमली आपके घर में बैठ के और बिल्कुल होमली लड़की हो। उस तरह की लड़की से कोशिश करो कि आप शादी ना करो। दहेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बल्कि लड़की ऐसी लो जो फाइनेंशियली आपको हमेशा सपोर्ट करे, हमेशा वो उसका कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वर्थ हो। अगर वो जॉब में है लड़की तो बेस्ट होगा, और अगर वो जॉब में नहीं है तो एटलीस्ट आप अगर उसको कुछ स्किल सिखाना चाहे या उसको वो किसी तरह का काम करना चाहे, तो आप उसको उस चीजों में सपोर्ट करें। तो सबसे पहली और दी मोस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपके लिए ये हो गई कि आपको एक ऐसे पर्सन से शादी करनी है, एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी फाइनेंशियल वर्थ हो, या फिर आप फ्यूचर में जाके अगर आप एट प्रेजेंट कंडीशन में आप उसको जॉब नहीं करवाना चाहते, तो आप फ्यूचर में जाके जब आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उस वक्त आप उनको जॉब करवा सकें। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पास रेगुलर इनकम नहीं आती है, तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपके पास जब भी पैसा आए, जब भी बड़ा पैसा आए, मतलब आपके पास हर महीने पैसा नहीं आता, लेट सपोज आपके पास 3 महीने में 30,000 40,000 रुपए आता है, या 20,000 रुपए आता है, या जितना भी आता है, मुझे नहीं पता ये कितना भी हो सकता है, ये 20,000 भी हो सकता है और ये 1 लाख भी हो सकता है। मैं उन सारे लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पास भी रेगुलर इनकम नहीं होती, लेकिन 3 4 5 6 महीने में एक साथ बड़ा पैसा आता है। तो उन लोगों को कुछ बहुत स्पेसिफिक कंपनी सिलेक्ट करके रखनी चाहिए, उनपे कंटिन्यू वॉच रखना चाहिए, और जैसे ही आपके पास वो बड़ा पैसा आता है, आप कोशिश करें कि एक साथ उस वक्त जो भी वो कंपनी जिसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, आप एक साथ वो पैसा उसमें लगा लें। लमसम अमाउंट आप उसमें एक साथ लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही उसी रूल का फॉलो करना है कि आपको हर महीने 20% यहाँ लगाना है, 10% यहाँ लगाना है, या 30% यहाँ लगाना है। नहीं, अगर आपके पास 3 महीने से 20,000 रुपए आते हैं या 40,000 रुपए आते हैं, तो आप एक साथ, लेकिन कंपनीज बहुत स्ट्रांग और अच्छी आपको सिलेक्ट करके रखनी पड़ेंगी। कंपनीज भी मैंने बता दिया, कंपनीज पे भी मैं आपको बात कर लेती हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10 कंपनीज रखनी है, जिनमें से 6 कंपनीज मिड कैप होंगी, स्ट्रांग बैकफुट की। मिड कैप 6 कंपनीज आपको रखनी है। आपको स्मॉल कैप में थोड़ा कम पैसा लगाना है। स्मॉल कैप होता है ना,
वो कंपनी मतलब पहली बात तो ये कि स्मॉल कैप में अच्छी और ग्रोथ प्रोमोटिंग कंपनीज निकाल पाना बहुत टफ टास्क है ना। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप केवल 2 ही रखनी है। स्मॉल कैप मतलब छोटे शेयर, जो कि 100 रुपीज के आसपास का शेयर हो जिनका, या 100 रुपीज से कम का शेयर हो, वो आपको 2 ही रखने। आपको 6 कंपनीज मिड कैप रखनी है जिनके शेयर की वैल्यू 100 रुपए से लेके 500 रुपए होगी, और आपको 2 लार्ज कैप कंपनीज रखनी है जिनकी वैल्यू 1000 से 2000 के बीच होगी। तो इस तरह से आपको 10 कंपनीज का ब्रेकअप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और इन 10 कंपनीज में से आप कोशिश कीजिए, जब भी जैसे ही आपका वो लमसम अमाउंट आपके पास आता है, मोटा पैसा आपके पास आता है, तो वो पूरा का पूरा पैसा उठा के आप उन कंपनीज में लगा दो जो उस वक्त उन 10 कंपनीज में बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहां पे आ रही है। तो मेरे हिसाब से एक 28 इयर्स के अनमैरिड पर्सन और जिसकी की रेगुलर इनकम नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को ट्रेडिंग से बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए जिनकी की नंबर 1 रेगुलर इनकम नहीं है, और नंबर 2 फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे लोगों को स्पेशली ट्रेडिंग से बहुत दूर रहना चाहिए। बहुत ही स्टडीड, ट्राइड और टेस्टेड कंपनीज में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि आपकी जो सेविंग्स है ना, वो बहुत मेहनत के बाद आती है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है कि आपको हर महीने 50,000 और 1 लाख रुपए आ रहा है। तो जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं, जो 2-3-4 महीने से आती हैं, तो उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए केवल ट्राइड, टेस्टेड, अच्छे फ्यूचर वाली, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज में ही आपको अपना सारा पैसा रखना है। और जैसे ही जो भी लमसम अमाउंट आपके पास आता है, आप उन 10 की 10 कंपनीज में जिसमें भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है उस वक्त, ऑन दैट डे, है ना, 3 महीने में, हर जरूरी नहीं है कि केवल लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है, केवल मिड कैप में। ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग उस वक्त जिस कंपनी में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको सारा पैसा एक साथ उसमें लगाना है, ट्रेडिंग से दूर रहना है। और कभी भी आपको भागते हुए शेयर्स में एंट्री नहीं करनी, क्योंकि भागते हुए शेयर्स में आप एंट्री करोगे तो उसके हायर चांसेस हैं कि आप कहीं किसी अच्छी कंपनी में भी हायर प्राइसेस पे ट्रैप हो सकते हो, जिससे आपके प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपको इन 2-3 चीजों को ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको भागते हुए कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। हर कंपनी भागने के बाद ठहरती है और नीचे गिरती है। हर कंपनी एंट्री के 2-3 अच्छे मौके देती है। तो आपको कभी भी किसी भी भागते हुए शेयर में एंट्री करने का नहीं सोचना चाहिए। अगर वो कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली है, तो वो कंपनी आपको अच्छे एंट्री का मौका जरूर देगी। लेकिन अगर उस कंपनी में कोई दिक्कत है और वो केवल ऑपरेटर बेस्ड प्ले चल रहा है वहां पे, तो हायर चांसेस है कि ऐसी कंपनीज आपको तो ऐसी कंपनीज आपको अच्छी होने के बावजूद भी हाई प्राइसेस पे ट्रैप कर सकती हैं। तो आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, और नंबर 2, किसी भी भागते हुए शेयर्स में आपको ऊपर के प्राइसेस पे एंट्री नहीं करनी। अगर आपको कोई कंपनी पसंद भी आ रही है, तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में डालिए, और वॉच लिस्ट में डालने के बाद वो कंपनी जब भी आपको अच्छे प्राइसेस दिखाती है, ठहरती है, करेक्शन देती है, देन आप उस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। वो एंट्री का बेस्ट टाइम होगा, और उस वक्त जो भी आपके पास कैश हो, आप उस कंपनी में सारा लगा दें, वो आपके लिए बेस्ट रिटर्न देगा यहाँ शेयर मार्केट से। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।